आप तो जानते हैं कि नदियों को हमारे देश में और हमारी संस्कृति में देवी का दर्जा दिया जाता है, देवी की उपमा दी जाती है, माता की भी उपमा दी जाती है। और चूँकि हमारा देश ये कृषि प्रधान देश है, तो इसमें नदियों का जो महत्व है, वो बहुत बड़ा है। और नदियों का महत्व बड़ा होने के कारण हम देखते हैं कि हमारे देश में नदियों को मन्नतें भी मांगी जाती है, उनकी पूजा भी की जाती है, उनको भेंट भी चढ़ाया जाता है और इस तरह नदियों के प्रति लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन ये बात दूर जाने दीजिए, ज़रा हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं। लेकिन इतनी कृतज्ञता नदी के प्रति व्यक्त करने के बावजूद एक नदी ऐसी थी हमारे भारत में जिसे लोग शाप माना करते थे। आज नहीं मानते हैं, लेकिन उसको शाप कहते थे और वो है बंगाल में बहने वाली, मतलब आज के झारखंड से बंगाल तक चल बहने वाली दामोदर नदी। तो आज आपको दामोदर नदी की एक छोटी सी बात सुनाते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है इस दृष्टि में भी कि बाबा साहेब का योगदान इन सारी चीज़ों में कैसे बनता है कि बाबा साहेब राष्ट्र निर्माण के प्रति कितने समर्पित थे। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको एक बात बताते हैं कि ये जो नदी है दामोदर नदी, से बंगाल का अभिशाप माना गया। और जो आप देखें इस समय दामोदर नदी ये झारखंड के पठारों से निकलती है और बंगाल में हुगली नदी में जाकर गिर जाती है। मतलब वहाँ वो विलीन हो जाती है और वहाँ वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बीच दामोदर नदी का जो पूरा सफ़र है, वो सफ़र उस वक्त बड़ा ही आह्वानात्मक रहा है और बड़ा चुनौती भरा रहा है। तो देखिए कि ये वो वक्त था जब दामोदर नदी में बाढ़ आ जाती थी। बारिश का समय होता था और जब बाढ़ आती थी तो इस बाढ़ में नदी के किनारे जो गांव थे वो गांव के गांव साफ़ हो जाते थे। कई लोग बेघर हो जाते थे और कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती थी। दामोदर नदी को उस वक्त में जो हमारे ब्रिटिश भारत में अंग्रेज़ लोग जो थे, अंग्रेज़ इसको कहते थे कि ये सौरो ऑफ बंगाल है। यानी कि देखिए कि ये दामोदर नदी की पहचान बन गई थी। ऐसे ही एक बाढ़ 1943 में आई और ये 43 की बाढ़ जो है आज भी हमारे देश के इतिहास में, मतलब बाढ़ों के इतिहास में एक भीषण बाढ़ के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। वहाँ आज भी ये अंकित है। इस संकट में आप देखें कि उस वक्त 1943 में लाखों लोग बेघर हो गए थे। हज़ारों गांव, हज़ारों लोग उस वक्त इस बाढ़ से प्रभावित हुए और गांव के गांव इसमें साफ़ हो गए। इसमें रास्ते भी बह गए थे, मकान भी बह गए थे, यहाँ तक कि रेलवे के जो ट्रैक है वो भी उखड़ गए थे। और हर तरफ ये दामोदर नदी का जो प्रलय है, ये प्रलय चल रहा था और इससे बड़ी हानि हो गई थी। अब उसके बाद में देखिए कि ये संकट थमा ही नहीं था कि बंगाल में अकाल पड़ गया और इस अकाल में लगभग 25,000 लोग भूखमरी से मर गए थे। तो ये जो इतना चुनौती भरा समय था और उस वक्त सरकार बंगाल के क्षेत्र में मदद भी नहीं पहुंचा पा रही थी। तब सरकार का ये कहना था कि भाई बाढ़ के कारण, इस प्रलय के कारण सारे रास्ते धंस गए हैं, इसलिए वहाँ तक मदद नहीं पहुँच सकती है। और अब अगर आप दूसरी तरह से इस बात को समझ लें तो ये वक्त वो था जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय में सरकार को ये डर भी था कि शायद कोलकाता पर बम डाले जाएंगे। और उस वक्त में एक बात ये भी चली है इस पूरे संदर्भ में कि विंस्टन चर्चिल, इन्होंने ये सोचा था कि युद्ध में, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में जो सैनिक हैं, इन सैनिकों के भोजन के लिए अनाज की व्यवस्था ये सुरक्षित रखी जाए और इसलिए भी शायद बंगाल को ये अनाज नहीं पहुंचाया गया। उस वक्त के अब खैर तत्कालीन कारण चाहे जो हो, लेकिन हम आपको जो बात बता रहे हैं वो बात ये है कि दामोदर नदी के कारण, दामोदर नदी में ये जो बाढ़ आई और इस बाढ़ के कारण
जो जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है, उस अस्त-व्यस्त जीवन को उस जनजीवन को पटरी पर लाना और उसका जल्द से जल्द उपाय ढूँढना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ी चुनौती थी। और फिर सरकार ने ये निर्णय लिया कि दामोदर नदी पर कोई बांध बना लिया जाए, ताकि बांध में पानी रुकेगा और इस बाढ़ को रोका जाएगा। अब ये निर्णय तो लिया गया, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि दामोदर नदी पर कोई बांध बनाने से काम चल जाएगा। इसके लिए, क्योंकि ये एक बड़ा प्रकल्प था, महाप्रकल्प, और इस महाप्रकल्प के लिए एक निश्चित व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी था। इसकी योजना बड़ा मायने रखती थी और इस कार्य के लिए सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अपने कार्य के प्रति समर्पित हो और विद्वान भी हो, उसको समझ भी हो काम की। तो उस वक्त में वायसराय के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति ऐसा था, जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी अगर दे दी जाए तो फिर वो व्यक्ति ये जिम्मेदारी वहन कर सकता था। अब आपको बताएं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय उस मंत्रिमंडल में ऊर्जा, निर्माण, मजदूर और जल संसाधन, ऐसे 4 विभाग, इन चारों विभागों की जिम्मेदारी वे स्वयं ही देखते थे। उन पर ये 4 विभागों की जिम्मेदारी थी और उन्होंने ये कोशिश की, यहाँ से काम शुरू होता है कि उन्होंने दामोदर वैली प्रकल्प का एक मॉड्यूल तैयार करने के लिए उन्होंने अपनी कोशिश जारी की और पूरी दुनिया के इस तरह के प्रकल्पों की स्टडी की। पूरी दुनिया में इस तरह के कहाँ-कहाँ प्रकल्प बने हैं, कहाँ-कहाँ प्रोजेक्ट है, और उनकी सारी स्टडी की। और फिर उसके बाद अमेरिका के जो टेनेसी वैली प्राधिकरण है, इसकी तर्ज पर दामोदर वैली प्राधिकरण का निर्माण किया गया, उसकी योजना बनाई गई। वो योजना बनने के बाद ये जो टेनेसी वैली प्रकल्प जो है, इसके जितने भी रिपोर्ट थे, ये सारे रिपोर्ट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इकट्ठा किए और सारे रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद फिर उन्होंने हमारे यहाँ मैसूर में जो तुंगभद्रा पर जो प्रोजेक्ट हुआ है उसकी स्टडी की, पंजाब में जो छोटे बड़े बांध बने हैं उनकी भी स्टडी की। और फिर बाबा साहेब की अगुवाई में आपको बताएं कि उस वक्त जो लेबर डिपार्टमेंट था, उस लेबर डिपार्टमेंट के अधीन सेंट्रल पावर बोर्ड बनाया गया। इसके ये जो पावर बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल पावर बोर्ड, इसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो मजदूर विभाग के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ जो काम अपना जारी रखा था, उसी के अंतर्गत ये बोर्ड बना और इस बोर्ड पर जिम्मेदारी दी गई नदी, बांध और बिजली परियोजना की। अब लगभग 30 माह तक, यानी कि 2.5 साल तक इस बोर्ड ने दामोदर नदी बांध पर जो प्रकल्प बन रहा है उस प्रकल्प का मंथन किया। इस पर राजनीतिक मंथन भी हुआ और फिर अंततः बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए ये जो चैलेंज था, उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार करते हुए इसे पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए रखे और पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए रखने के बाद अंततः इस पर एक राजनीतिक निर्णय लिया गया और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे कार्यान्वित किया। अब इस योजना के क्रियान्वयन के लिए किसी अनुभवी या फिर प्रशिक्षित टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। अब ये तो जाहिर सी बात थी। तो ब्रिटिश भारत की सरकार का ये मानना था कि इजिप्ट के जो आसवान बांध है, वहाँ का काम जिस इंजीनियर ने देखा, उसी इंजीनियर पर ये दामोदर वैली प्रकल्प की जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मत ये था कि वहाँ जहाँ पर इन्होंने काम किया है या फिर जहाँ ये काम करते हैं, वहाँ विस्तीर्ण पात्र वाली नदियाँ नहीं हैं। वहाँ की जो नदियाँ हैं वो छोटे छोटे पात्रों की नदियाँ हैं, वो इसलिए उन्हें इस तरह के काम का कोई अनुभव नहीं है। और फिर उन्हें लगा कि नहीं, इसके लिए अमेरिकी टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसके लिए तैयार किया, उनको मनाया, उनको समझाया कि इसमें अमेरिकी जो टेक्नीशियंस है वो किस तरह से बेहतर काम कर पाएंगे। और फिर तब ये बात ब्रिटिश सरकार को भी माननी पड़ी। अब फिर बाढ़ नियंत्रण और जल सिंचन और बिजली निर्माण, इन 3 मुद्दों के साथ ये दामोदर वैली प्रकल्प आगे बढ़ा। तब
जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत की सरकार, उस सरकार के निमंत्रण पर डब्ल्यूएल वुरदुइन नाम के एक अमरीकी विशेषज्ञ को दामोदर वैली प्रकल्प का नक्शा बनाने का काम दिया गया। उन्होंने इसका नक्शा भी बनाया और उसका एक बेहतर खाका तैयार किया। जब अमरीकी विशेषज्ञ का ये काम पूरा हुआ तो उसके बाद एक सेंट्रल पावर इरिगेशन के लिए एक कमीशन का निर्माण किया गया। अब इस काम को देखने के लिए एक भारतीय इंजीनियर की ज़रूरत थी। अब बाबा साहेब का यही कहना था कि भाई इसके लिए उन्हें किसी भारतीय व्यक्ति ही चाहिए। तो उस वक्त पंजाब में एक मुख्य अभियंता के पद पर एएन खोसला इंजीनियर ये काम कर रहे थे। वो कार्यरत थे और वहाँ मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहे थे, तो उनके नाम की सिफारिश की गई। लेकिन उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करने के लिए उस वक्त मना कर दिया। अब उनके मन में क्या बात थी ये तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि शायद उनको डॉक्टर अंबेडकर के अधीन काम करना अच्छा न लगा हो। लेकिन जब बाबा साहेब को ये बात पता चली तो बाबा साहेब ने स्वयं इंजीनियर खोसला को बुलावा भेजा और इंजीनियर खोसला को बुलाने के बाद उनको समझाए और बड़ी खरी खरी भी सुनाई और उनको ये कहा कि मैं चाहूँ तो ब्रिटिश या अमेरिकी कोई भी इंजीनियर को बुलवाकर उन पर ये काम की जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ। ये निर्णय लेने की मेरे पास क्षमता है और ये अधिकार भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बाबा साहेब कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस काम के लिए भारतीय इंजीनियर होना चाहिए और भारतीय इंजीनियर की ही अगुवाई में ये काम पूरा होना चाहिए। अब बाबा साहेब की ये बात सुनकर खोसला साहब थोड़े समझ गए कि भाई बाबा साहब क्या चाह रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि हाँ वो काम करेंगे। उन्होंने तुरंत इस काम के लिए हामी भर दी और हामी भरने के बाद फिर ये काम आगे बढ़ा। फरवरी 1948 की बात है जब भारतीय संसद में इसके लिए एक कानून बनाया गया और फिर जुलाई 1948 में दामोदर वैली प्रकल्प ये दामोदर वैली निगम के नाम से खड़ा हुआ और दामोदर वैली निगम अस्तित्व में आया। निगम की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी देखिए कि बाबा साहेब की दूरदृष्टि क्या है। ये जो दूरदृष्टि जो होती है ना ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दामोदर वैली के कारण जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न दामोदर वैली की उस बाढ़ के कारण जो जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई वो समस्याएं पुनः उत्पन्न ना हो इसके लिए एक लक्ष्य रखा गया। इन लक्ष्यों को थोड़ा सा आपको बताते हैं कि बांध बनाकर जल सिंचाई की व्यवस्था करना, ये उसका पहला लक्ष्य था दामोदर वैली निगम का। दूसरा लक्ष्य था बिजली निर्माण कर उसका वितरण करना। तीसरी बात थी बाढ़ को नियंत्रित करना। चौथी बात ये थी कि दामोदर नदी तथा उसकी जो उप नदियाँ है इन सब को जोड़कर जलमार्ग के तौर पर उसको विकसित करना, उसका उपयोग करना और दामोदर वैली में जंगल विकसित करना और जंगल विकसित कर उसका जो भूमिक्षरण है उसे रोकना। अब भूमिक्षरण रोकना ये बड़ी ज़रूरी बात होती है जल स्तर बनाए रखने के लिए और वैली में स्वास्थ्य, खेती तथा व्यापार का संवर्धन करना। तो ये बाबा साहिब की दूरदृष्टि से इस तरह के लक्ष्य के साथ दामोदर वैली निगम आगे बढ़ा और फिर ये प्रकल्प बिहार, पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार ने मिलकर खड़ा किया। ये मिलजुल कर होने वाला काम था और दामोदर नदी तथा उसकी उपनदियों पर तिलैया, मैथान, पांचेत और कोनार में बांध बनाए गए। वहाँ एक मजबूत क्षमता के साथ जल विद्युत केंद्र बनाए गए। जो 3 जल विद्युत केंद्र हैं उस वक्त इन जल विद्युत केंद्रों का इतना बड़ा महत्व था और अच्छे मेगावाट क्षमता के साथ ये केंद्र खड़े हुए। ये चारों बांध आज के झारखंड में हैं, तब ये पूरा बंगाल का हिस्सा कहलवाता था और आज ये बांध झारखंड में है। इन पर उस वक्त इस पूरी परियोजना पर 42 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। तिलैया का जो बांध है वो 1953 में पूरा हुआ, कोनार का जो है वो 1955 में, मैथान का बांध जो है वो 1957 में पूरा हुआ। और आपको बताएं कि इसमें ये जो एक लंबी नहर इन नदियों के बीच में बनी तो वो नहर लगभग 137 किलोमीटर की वो नहर रही है और ये नहर रानीगंज के कोल माइंस से सीधे कोलकाता को जोड़ती है जलमार्ग के द्वारा।
और ख़ास तौर पर बाढ़ के नियंत्रण के लिए जो दामोदर नदी पर बांध बना, पांचेत बांध, ये पांचेत बांध, इसमें जल विद्युत केंद्र भी बना और ये शुरू हुआ 1959 में। इसके कारण बंगाल की जो बिजली समस्या है वो बहुत हद तक दूर हो गई। बिहार और झारखंड के वो खेतों के लिए, जो खेत या तो अकाल में खराब हो जाते थे या तो फिर बाढ़ के पानी में बह जाते थे सारी फसलें, तो वो चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो गई। वहाँ के खेतों को पानी भी मिल गया, वहाँ से बाढ़ भी ख़त्म हो गई और दामोदर नदी में जो प्रलयंकारी बाढ़ आती थी वो बाढ़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसके बाद कभी वहाँ पर बाढ़ नहीं आई। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और झारखंड से बंगाल तक करोड़ों लोग इस प्रकल्प से लाभान्वित हुए और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की दूरदृष्टि से ये जो साकार हुआ प्रकल्प है वहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो गया। तो उससे पहले तक, इस प्रकल्प के साकार होने से पहले तक जो लोग ये मान के चलते थे कि दामोदर नदी ये वहाँ क्षेत्र के लिए शाप है, अभिशाप है, वो अब ये मानने लगे कि नहीं, अब ये प्रकल्प हमारे लिए वरदान हो गया और इस तरह दामोदर नदी को बाबा साहेब ने वरदान में बदल दिया। ये पूरा जो प्रसंग है, ये प्रसंग हमने बसंत मून साहब बड़े अच्छे साहित्यिक हैं, जो उन्होंने बाबा साहेब चरित्र संसाधन जो है उसमें से हमने इसको चुना है आपके लिए और ये साभार हमने बसंत मून साहब के ही साहित्य संकलन से प्राप्त किया है। तो यहाँ रुकते हैं।